हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। सीटेट में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005। इससे पहले मैंने आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाया है। आज की ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चे जब भी पुस्तकालय में जाए तो वो अपनी पसंद की बुक पढ़े। ये नहीं कि टीचर जो है एक बुक दे दिए कि यही बुक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को खुद से बुक चुनने का अवसर देना है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देना है और महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे, इसका क्या मतलब है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ना कराया जाए। बच्चों को बताया जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, कितने लोग शहीद हुए हैं, तो ये सब भी बताया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ये जब आप शिक्षक बनेंगे तब के लिए है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। बच्चों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। जो पाठचर्या हो वो कैसी होनी चाहिए? बच्चों की चहुमुखी विकास हो, ऐसा होना चाहिए। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, संवेगात्मक, यानी हर तरह से उसका विकास होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण यानी उसमें सामान्य और असामान्य हर तरह के बच्चों को शिक्षा एक साथ दिया जाए। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, निरीक्षण विधि से सीखना, परीक्षण विधि से सीखना, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ये 5 विधि है। फिर से देख लेते हैं। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? बताइए, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फाइल, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नन ऑफ एबव। तो एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यश राम या प्रोफेसर यश कुमार। देखिए ऑप्शंस कितने वो दिए हैं, पास पास। तो प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये अध्यक्ष थे। निर्देशक कौन थे? तो कृष्ण कुमार जी निर्देशक थे। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे, जिसमें आपके अध्यक्ष और निर्देशक भी शामिल है। अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल और निर्देशक कृष्ण कुमार जी। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा। तो प्राथमिक शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए वो
या तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए या बच्चे की स्थानीय भाषा। क्या होनी चाहिए? मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो ऑप्शन में मातृभाषा नहीं दिया हुआ है, स्थानीय भाषा दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? रटंत पद्धति से युक्त, रटंत पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों की जो शिक्षा प्रक्रिया है वो रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। ये एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चों को रटाना नहीं है, उन्हें करके सीखने दीजिए, उनके ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जो है बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना। गणना करने की क्षमता का विकास करना ये आपका गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी कट गया, सी कट गया तो आपका डी भी कट गया। अब ए और बी बचा है। बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना ये विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है कि बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। बच्चे जब जिज्ञासु होंगे तो वो सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, उपरोक्त सभी। संज्ञानवाद से नहीं प्राप्त की है, न अनुदेशन से। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 जो है स्वयं करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। रटने की प्रक्रिया पे नहीं, ये समझने की प्रक्रिया पे यानी स्वयं करके सीखने पे बल देता है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा। एनसीएफ 2005 जो है बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देता है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं बताइए? एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? 6, 5, 4, 3। तो एनसीएफ 2005 में जो है कुल 5 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय है। सदस्यों की कुल संख्या 35 है, जिसमें आपके अध्यक्ष और निर्देशक भी शामिल है। और मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? तो वो भी आपके 5 है। फोकस समूह कितने थे? तो 21 फोकस समूह। कितने फोकस समूह? 21। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के
शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है कि शिक्षा बिना बोझ के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति निबंध से हुआ है। तो सभ्यता और शिक्षा नहीं, सभ्यता की प्रगति नहीं, सभ्यता और प्रगति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रगति के साथ सभ्यता, ये भी गलत है। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। गणित का उद्देश्य बताना है। तो गणना करने की क्षमता का विकास करना, ये गणित का उद्देश्य है। और विज्ञान का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, वो गणित शिक्षण का उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, सुविधादाता के रूप में। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो है वो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, न कि भाई, शासक या नेता के रूप में। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है हिंदी के विकास से संबंधित है। यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है 350 दिया हुआ है, तो हम आर्टिकल 350 को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? 1998 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के 1993 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। सतत मूल्यांकन, ये भी सही है। खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। इसे लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनपीई या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज जो है वो है आपका एनसीएफ 2005। कौन सा है? एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए एनसीएफ 2005 जो है कि ये रेल मंत्रालय की पहल पे शुरू किया गया है, नहीं तैयार किया गया है, नहीं रेल मंत्रालय का शिक्षा से संबंध नहीं है, अधीनस्थ को ये भी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर सभी। अज्ञात से ज्ञात की ओर तो ये गलत है। एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों को पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। जो बच्चे को ज्ञात है पहले वो बताइए, फिर उसके बाद जो चीज़ अज्ञात है यानी जो उन्हें ज्ञात नहीं है उनके बारे में बताइए। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये भी उल्टा है। ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, सी बिल्कुल सही है। तो हम सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का या फ्रेंच भाषा का? तो कैरिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एससीईआरटी उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली, NHRD दिल्ली। तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? NCERT नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा या सभी? तो एनसीएफ 2005 में विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा यानी उपयुक्त सभी पे बल दिया गया है। तो हम किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 में जो है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये सुधार के लिए सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं। देखिए आपको शिक्षक को सुविधा नहीं देना है, शिक्षक जो है छात्र के लिए सुविधादाता के रूप में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया। फर्स्ट गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया। बालकों के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए क्या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है? नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सके और सीटेट क्वालिफाई कर सके। ऐसे ही कुछ भी पढ़ेंगे आप, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उससे सीटेट नहीं क्लियर होगा। जो सीटेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ऐसा एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है।
सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी वार परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना। देखिए, रटने को आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है, बच्चे को करके सीखने देना है। अच्छी वार परीक्षाओं का आयोजन करना ये भी गलत है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना ये भी गलत है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बच्चे उसके बारे में जाने और बच्चों का व्यक्तित्व और मानसिक विकास जो है अच्छे से हो, यही उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को या भौतिक संसाधनों को, तो भौतिक संसाधनों को नहीं, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बच्चों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। तो एनसीएफ में कहा गया है कि अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। किसकी असफलता को? स्कूल की असफलता को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखना जो है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। सीखने से ज्ञान आपका जो है वो अवरुद्ध नहीं होता है, ज्ञान का आपका और बढ़ेगा ना आपका ज्ञान जब आप सीखेंगे। तो ये गलत हो गया। तो जब आपका बी गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, तो सीखना जो है वो क्या है, सी से ज़्यादा अच्छा है। आपको ज्ञान के विकास, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है सीखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कौन से अध्यापन की बात करना निरर्थक है? तो सृजनशील अध्यापन की बात करना जो है वो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में बिल्कुल भी निरर्थक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, तो ये गलत है। और आपको बताना था कौन सा गलत है, तो आपका उत्तर जो है थर्ड वाला वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगर सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते तो हर बच्चे जो है टॉप करते। क्लास में सब बच्चों को तो एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही तरीका से, जिस भी तरीका से पढ़ा रहा है, तो सभी बच्चे टॉप करने चाहिए। कुछ ही बच्चे क्यों करते हैं? स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी आपका सही है। तो ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूटे। यह बालक को अपने आप पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित करेगा। सभी कथन सत्य है।
तो बहुभाषा को जो है एक संसाधन के रूप में माना गया है या एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा। बिल्कुल सही है। देखिए, मान लीजिए कोई एक कक्षा है, इसमें हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, मराठी, पंजाबी बोलने वाले बच्चे हैं। अगर आप उसको एक संसाधन के रूप में लेंगे, बच्चे को बोलने देंगे, तो बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। अब आप कोई पंजाबी बोल रहा है, उससे कह दो नहीं तुम्हें सिर्फ हिंदी बोलना है, तो क्या वो सुरक्षित महसूस करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूटे। इससे कोई भी बालक भाषा की वजह से पीछे नहीं छूटेगा। जब उसकी भाषा को आप इम्पोर्टेंट देंगे, उसे बोलने देंगे, तो ये भी सही है। और इससे उसमें विश्वास भी आएगा, तो ये भी सही है। और यानी हम ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? 4 को। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और रिक्त स्थान के साथ डील करना चाहिए। बदलते मानकों और पाठचर्या के साथ डील करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। एनसीओ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, छात्र की शिक्षा संबंधी प्रगति का मापन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, विद्यालय में होने वाली सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना। अब आप लोग कहेंगे कि अध्यापक की उपलब्धि कैसे? तो देखिए, छात्र अगर अच्छे अंक लाएंगे तो इसका मतलब अध्यापक ने अच्छे से पढ़ाया है। तो छात्र व अध्यापक दोनों की उपलब्धि का मापन करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आज से एनसीएफ आपका समाप्त हो गया। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो दोनों जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सीटेट के एग्ज़ाम में। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।